राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हमने इनका दूसरा इतिहास देख लिया जिनमें इन्होंने आदिकाल से रीतिकाल तक बहुत अच्छा बताया है, विस्तृत वर्णन किया है। आधुनिक काल के बारे में भी बताया है उसमें, लेकिन विस्तृत नहीं किया है। तो उन्होंने विस्तृत अलग से एक इतिहास लिख दिया, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि बिल्कुल ये अपने आप में एक इतिहास है। आप भारतेंद्र युग से देख लें, नई कविता तक खुद ही एक किताब हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको अलग से लिख दिया। ठीक, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अब हम देखेंगे। शुक्ल जी की सीरीज चल रही है, शुक्ल जी की भी आप लोग देखते रहिए। 2 इतिहास ग्रंथ अब चलेंगे, एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और एक डॉक्टर बच्चन सिंह का और एक रामचंद्र शुक्ल जी का चल रहा है सर के द्वारा। तो वो भी ज़रूरी है, उसे भी आप लोग पढ़िए और इसको भी। ठीक, पेपर से पहले इतिहास ग्रंथ पढ़ लेना है ताकि जो डर है हमारे अंदर कि ख़त्म हो जाए, वो कॉन्फिडेंस आएगा। इससे थोड़ा अनुभव मिलेगा हमें, किस लेखक की भाषा क्या है, कौन किसके बारे में क्या बोले हैं। पूरा किताब तो कभी किसी को याद नहीं होता है। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि आप सुनेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, नहीं, याद नहीं होता है किसी को। बस एक बेस हमारा तैयार होता है, हमने पढ़ा है, हमें ये पता चलता है कि क्या भारतेंदु युग में है, क्या द्विवेदी युग में है, कौन कौन कवि आते हैं। थोड़ा बहुत अनुभव हमें मिलता है, अनुभव के लिए किताब पढ़ी जाती है, वरना किताब याद नहीं होता है। इतिहास ग्रंथ ये ठीक, इसे याद नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसे नोट किया जाता है। उन्हें नोट करके याद करिए आप, छाट के मैं बताती रहती हूँ, तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं एक रफ पे और उसे याद करिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। तो सबसे पहले निवेदन है, बच्चन सिंह ने निवेदन किया है। इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुख इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। अतीतोन्मुखता हमें कहीं ले नहीं जाती, बल्कि एक तरह की भावनामयता में बांधकर सही कर्तव्य से विमुख बना देती है। अतीतोन्मुखता हमें पुनरुत्थानवादी बनाती है, तो भविष्योन्मुखता सर्जनात्मक। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। यह होकर ही वह रचनात्मक हो सकता है। इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्यकरण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों में, इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीयता, स्वतंत्रता और निर्णय का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र और जाति को अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। इन घटनाओं से भी देश और जाति का नक्शा बदल जाता है। यह मानकर चलना होगा कि इतिहास का कोई दर्शन इतना मुकम्मल नहीं जिसके आधार पर इतिहास को उसकी पूरी समग्रता में समेटा जा सके। जितना यह इतिहास के साथ सच है, उतना ही साहित्य के साथ भी। पर इतिहास के लेखक की तरह साहित्य के इतिहास का लेखक तथ्यों के अर्थापन में उतना स्वतंत्र नहीं है। इतिहास लेखक की तरह उसके पास तरह तरह के आंकड़े नहीं होते, आधे अधूरे सही और गलत आंकड़े। उसके सामने ग्रंथ होते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों के संबंध में तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक कहा जा सकता है, पर आधुनिक काल के ग्रंथों के संबंध में तो यह भी नहीं कहा जा सकता। अतः साहित्य के इतिहासकार को दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसे ऐसा इतिहास लिखना पड़ता है जो साहित्यिक भी हो और ऐतिहासिक सामाजिक भी।
इतिहास के चौखट में साहित्य को फिट कर देना साहित्य का इतिहास नहीं है। इतिहास के पुष्टयर्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौखटे में फिट करने लगे हैं। बहुत से वादग्रस्त साहित्य इतिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रथित कर देते हैं, पर वह साहित्य का इतिहास न होकर समाजशास्त्रीय इतिहास हो जाता है। इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष, जो व्यक्ति बनकर समाज के निर्माण में योग देता है, उपेक्षित रह जाता है। साहित्य ग्रंथ वे ही रहते हैं, पर काल बदल जाता है, जिसमें काल के बदलाव में भी कुछ शेष बचा रहता है, या हर काल के नए अर्थापन के लिए कुछ छूटा रहता है। वह साहित्य श्रोढ़ होता है। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। वह इतिहास लेखन का उपकरण बन सकता है, पर साहित्य का इतिहास लेखक उस पर केवल चलता ध्यान देगा। वह तो उन ग्रंथों को, आंकड़ों को देखता है जो इतिहास को गति देने में, मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक युग इतनी तेज़ी से बदलता रहा है और बदल रहा है कि साहित्य के बदलाव से भी उसे समझा जा सकता है। इस बदलाव को, क्षेत्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। यह पकड़ तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकती जब तक समसामयिक अखबारी साहित्य को श्रेष्ठ भविष्योन्मुखी साहित्य से अलगाया न जाए। प्रत्येक युग का आधुनिक काल ऐसे साहित्य से भरा रहता है जो साहित्य इतिहास के दायरे में नहीं आता। किंतु यह जरूरी नहीं है कि हम अपने इतिहास के लिए ग्रंथों का जो अनुक्रम प्रस्तुत करेंगे वह कल भी ठीक रहेगा, अपरिवर्तनीय होगा। इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मानवीय सृष्टि रहेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इतिहास लिखा जाएगा। आरंभ में श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो अब बहुत पुराना पड़ गया है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का भी है, तो पुराना पड़ गया, तो बच्चन सिंह फिर लाए। यह इतिहास मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, पर उनका अपेक्षित पर्यावरण सर्वत्र दृष्टि में रखा गया है। शुरू से ही भविष्योन्मुखता को लक्ष्य में रखने के कारण श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप रेखांकित हो उठे हैं। ये कहते हैं बच्चन सिंह। इनका वक्तव्य है। अब देखेंगे हम भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका देखेंगे। आधुनिक काल नामकरण तथा काल विभाजन। साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। किसी कालखंड की शुरुआत किस समय से होती है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों और कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होगा, मतलब उसे बदला जा सकता है, ऐसा होगा। वो बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। वो इस बदलाव में जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा रोमांटिक लहजे और गियर्शनी शैली में अप्रत्याशित और कुतूहलपूर्ण कहते हैं, हिंदी साहित्य तृतीय खंड भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग कुतूहलपूर्ण कहते हैं, तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं,
उसके विकास का क्रम 1 शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ठीक 19वीं सदी के मध्य में होता है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनका जन्म होता है 19वीं सदी के मध्य में, मतलब 1850 ईस्वी में होता है। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष मान लिया, किंतु यह वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करता। इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम 2 विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ अस्पष्टता अलगाव वाली तथा इस अलगाव के लिए खुद भी बहुत कुछ उत्तरदायी होना चाहिए। फिर है कि यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए तो उपयुक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला देने वाला सिद्ध हुआ। इसके पहले देश के अन्य भागों में छिटपुट विद्रोह हो चुके थे। उदाहरणार्थ बंगाल का सन्यासी विद्रोह, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1897 तक, 1817 तक, विजयनगरम के राजा का विद्रोह आदि। सन 1857 का विद्रोह भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के एक सीमित भाग तक ही फैलकर रह गया। यद्यपि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था, किंतु अपनी प्रकृति और संरचना में यह भिन्न था। इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, किंतु इसकी स्थितियां वर्षों पहले से बन रही थी। बाद में इसमें जमींदार, किसान, कारीगर और सामंत भी जुट गए। छोटी सी शुरुआत जनता की व्यापक लड़ाई में बदल गई। इसे दबाने में अंग्रेजों के छक्के छूट गए। इसी के फलस्वरूप कंपनी राज्य का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। देश के मिजाज को बदलने तथा राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करने में इसका विशेष महत्व है। अतः इसी को आधुनिक काल का प्रारंभिक वर्ष मानना तर्कसंगत है। अब आता है नामकरण कि नामकरण इससे कैसे पड़ा आधुनिक काल। तो आधुनिक शब्द 2 अर्थों की सूचना देता है, मध्यकाल से भिन्नता की ओर और नवीन इहलोक दृष्टिकोण की। मतलब आधुनिक क्या है? मध्यकाल से भिन्न है, उस काल को आधुनिक कह सकते हैं। और जो काल नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है उसको भी आधुनिक काल कह सकते हैं। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे तोड़कर गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीति काल की कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंधे घाटों में बह रहे थे। इन छंदों में न वैविध्य था और न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विविध स्रोतों से फूट निकली।
साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह है इहलौकिक दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक अछन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी। पर आधुनिक युग में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा इहलौकिक ही है। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। तो आधुनिक युग में ब्रज भाषा नहीं रही, इसकी जगह खड़ी बोली ने ले लिया। यह आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। अब नामकरण के बाद है उपविभाग। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है वह एक सूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया है। उन्होंने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। ये दोनों खंड एक दूसरे से इतने पृथक हैं कि उनमें एकतानता नहीं आ पाती। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास विवेचित है। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। इसे फिर 3 उत्थानों में विभाजित किया गया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो शुक्ल जी आधुनिक काल को 2 भागों में बांटे हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। फिर ये बांटे हैं इसे दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ तो गद्य साहित्य को फिर ये 3 भागों में बांटे हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। और काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं इनके, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। तो शुक्ल जी गद्य खंड को 3 भागों में बांटे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान। और काव्य खंड को 2 भागों में बांटे हैं, पुरानी काव्य धारा पहला प्रकरण और दूसरा है नई काव्य धारा। नई धारा के भी 3 उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। शुक्ल जी के गद्य खंड और काव्य खंड एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। एक की प्रवृत्ति का दूसरे की प्रवृत्ति से कोई तालमेल नहीं। ऐसा लगता है मानो गद्य खंड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है तो काव्य खंड में दूसरी प्रवृत्ति। उदाहरणार्थ देख लीजिए, काव्य खंड दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान काव्य में जो छायावाद के नाम अभिहित किया जाता है तथा गद्य खंड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता नहीं निरूपित की जा सकी है। इस खंड दृष्टि के कारण इतिहास का नैरंतर्य ओझल हो गया है। परवर्ती इतिहासकारों ने प्रायः शुक्ल जी का अनुगमन किया है। आधुनिक काल के इतिहास लेखन में सामान्य रूप से उनकी उत्थानवादी शैली ही स्वीकृत कर ली गई। कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के प्रथम 2 चरणों को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहना अधिक संगत समझा, किंतु इन नामों की ग्राह्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ आ गई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित हिंदी साहित्य तृतीय खंड में उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद युग और नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग की कल्पना की गई। पता नहीं समीक्षा के संदर्भ में शुक्ल युग को क्यों नहीं लिखा गया। जितने युग उतने संदर्भ।
एक इतिहासकार और हुए, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास निकला। ध्यान देना, लिखा नहीं है उन्होंने, संपादित किया है केवल। अनेक लेखकों द्वारा लिखे जाने के कारण इसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मिलेंगे। जो नगेंद्र ने अपना इतिहास ग्रंथ संपादित किया है उसमें कई लेखकों का मतलब इतिहास ग्रंथ समन्वित है, तो इसलिए इसमें विरोधी दृष्टिकोण मिलेंगे। पूर्व पीठिकाओं की स्थापनाओं के साथ विधाओं की संगति नहीं बैठ पाती। उदाहरणार्थ भारतेंदु युग को लिया जा सकता है, इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण। पर भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण का दूर का भी रिश्ता नहीं है। छायावाद युग सामान्यतः सर्वमान्य है। इसे विभाजक रेखा मानकर कालों का नामकरण अधिक सुविधाजनक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। यूँ छायावाद शब्द अपने अर्थ संकोच और एकांगिकता के कारण ग्राह्य नहीं है। इसका सीधा संबंध पुनर्जागरण काल से है, पर यह शब्द व्यापक परिप्रेक्ष्य में मौजूद नहीं है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग की समग्रता को उजागर कर सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा है। अतः जिसे छायावाद युग कहा जाता है उसे स्वच्छंदतावाद युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। बच्चन सिंह कहते हैं कि जिसे छायावाद युग कहा जाता है उसे स्वच्छंदता युग नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। यह शब्द अपनी अर्थवत्ता में गांधी नेहरू युग के आदर्शों और अंतर्विरोधों की समानांतरता पा लेता है। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन में जिस व्यक्तित्व को अत्यधिक महत्व दिया जाता है वह गांधीवादी आंदोलन में आद्यांत मौजूद है। अंतरात्मा की आवाज़ इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। स्वच्छंदतावादी साहित्य मुक्ति का साहित्य है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन था। स्वच्छंदतावाद युग नाम स्वीकार कर लेने पर न तो इसे ईसाइयत के फेंट स्मार्टा से जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और न स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करके सरलीकरण की आवश्यकता होगी। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। मतलब लोग छायावाद को जो परिभाषित किए हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का दृष्टिकोण है, छायावाद ये है, छायावाद यो है, वो सब केवल काव्य को नज़र में रखे हैं। वो गद्य को तो भूल गए हैं कि गद्य विधा भी तो लिखी जा रही होगी कुछ, उसका विषय वस्तु क्या है, उसका केंद्र क्या है, तो उसको लोग भूल गए। प्रसाद, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों को जोशी काल में लिखे जा रहे क्या छायावादी कहा जाएगा? इस काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि को स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है, पर छायावादी नहीं। मतलब बच्चन सिंह को छायावादी नाम एक्सेप्ट नहीं है, इनको स्वच्छंदतावादी नाम मंजूर है, तो अपना बता रहे हैं ये, ठीक। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। द्विवेदी युग में व्यक्तिवाचक नाम से होने से यूं ही अग्राह्य है। दूसरे इससे किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। तीसरे इस नाम के कारण ऐतिहासिक प्रवाह खंडित हो जाता है। इस युग में निबंध और कविताएं अधिक लिखी गई। निबंध लेखकों में मुख्यतः महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह की गणना की जाती है। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। निबंध लेखकों में पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखक हैं, तो ये ध्यान देना है।
कि द्विवेदी कलम के लेखक कौन कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र। इनको क्या बताए हैं कि ये तीनों द्विवेदी कलम के लेखक हैं निबंध लेखकों में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र। तो तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और शेष तीन तो पूर्ण स्वच्छंदतावादी प्रकृति के निबंधकार हैं। कौन? बालमुकुंद गुप्त, गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह। ये स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंधकार हैं क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति पाई जाती है। निबंध लेखकों के रूप में इन्हीं तीनों का महत्व है। द्विवेदी कलम के कवियों में केवल मैथिली शरण गुप्त को ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। अच्छा, तो द्विवेदी कलम के लेखकों में ये इनको बताए हैं, श्रीधर पाठक को, रामचरित उपाध्याय को और स्नेही को, गुप्त को। ठीक, तो गुप्त जी को बोले हैं कि ये विख्यात हैं। द्विवेदी कलम के कवियों में केवल गुप्त जी ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है, और वह भी साकेत के कारण। साकेत पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने स्वयं प्रकृत स्वच्छंदतावादी कहा है। वस्तुतः अगले संदर्भ में इन्हीं कवियों का विकास प्रसाद निराला पंथ में हुआ। अतः इस युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद युग का नाम देना अधिक संगत है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। स्वच्छंदता युग के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सकता है। इसे पुनः 3 दशकों में बांटना अधिक संगत प्रतीत होता है। संक्षेप में इस काल के उपविभाजन का प्रारूप इस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे पहला किए हैं ये पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर किए हैं पूर्व स्वच्छंदता काल 1900 से 1920। फिर किए हैं स्वच्छंदता काल 1920 से 1940। फिर किए हैं उत्तर स्वच्छंदता काल 1940 ईस्वी। तो उत्तर स्वच्छंदता काल को ये 3 भागों में बांटे हैं। पहला दशक है प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व, दूसरा दशक है संतुलन की खोज और आधुनिकता, तीसरा दशक है आधुनिकता बोध की रचनाएं। तो आपको पुनर्जागरण काल, पूर्व स्वच्छंदता काल, उत्तर स्वच्छंदता काल का डेट याद रखना है। पूछ सकता है बच्चन सिंह के अनुसार डेट बताइए। तो पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, पूर्व स्वच्छंदता काल 1900 से 1920, स्वच्छंदता काल 1920 से 1940 और उत्तर स्वच्छंदता काल 1940 ईस्वी से अब तक। तो ये हमारा भूमिका समाप्त होता है। अब नए संस्करण की भूमिका है। थोड़ा सा इसमें बस 4 लाइन कहे हैं बच्चन सिंह, क्योंकि ये हम लोग नया संस्करण पढ़ रहे हैं किताब का, तो इसकी भी भूमिका आ गई है 4-5 लाइन में, तो इसे भी देख लेते हैं। इस नए संस्करण में कुछ पुरानी बातों को बदल दिया गया है और नए तथ्यों के आधार पर उनका नया अर्थापन किया गया है। इस संस्करण को अद्यतन बनाने के लिए बहुत सारे लेखकों, कवियों और रचनाकारों को भी सम्मिलित किया गया है। अब यह अद्यतन रूप में आपके सामने है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि ये अद्यतन रूप में आपके सामने है। बहुत से नए कवियों, लेखकों को इसमें लिया गया है। तो ये इनकी नए संस्करण की भी भूमिका हो गई। अब आता है इनका विषय सूची। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे विषय सूची को। तो सबसे पहले तो इसमें हमको भूमिका पढ़ने को मिला, हमने भूमिका पढ़ लिया है, ठीक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक है। इसमें बदलाव की स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थिति है, नया आर्थिक ढांचा है, नए संबंध है, शिक्षा का पश्चिमीकरण है, सरकारी प्रयास है,
उत्तर भारत में शिक्षा यातायात के साधन हैं, प्रेस और जनमत है, भारतीय जागरण है, पश्चिम की चुनौती है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, नार्य समाज, थियोसॉफिकल प्रतिक्रियाएं, मध्यकाल में आधुनिकता की ओर, संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति, आधुनिकता। खड़ी बोली का आरंभिक गद्य हिंदी हिंदुवी रेखता, खड़ी बोली नाथ सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य, दक्षिणी हिंदी, उत्तर भारत में खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी, ईसाई मिशन प्रेस और समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, खड़ी बोली का गद्य संघर्ष की कहानी। इसमें गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ भी देखेंगे। भारतेंदु और उनका मंडल देखेंगे। उनके मंडल में बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, नाटक हैं, नाटक की विविध दशाएं हैं, ऐतिहासिक रोमांस हैं, प्रहसन हैं, सामाजिक पौराणिक उपन्यास है, कहानी, आलोचना, ब्रज भाषा की काव्य परंपरा, खड़ी बोली की कविता। तो हम ये सब देखेंगे पुनर्जागरण काल में। अब आते हैं हम, इसके बाद है हम देखेंगे पूर्व स्वच्छंदता काल। तो ये विशेष सूची है। तो पूर्व स्वच्छंदता काल है 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक, तो इसे हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे पुनर्जागरण काल, फिर उसके बाद देखेंगे पूर्व स्वच्छंदता काल। तो पूर्व स्वच्छंदता काल में सरस्वती का प्रकाशन देखेंगे, मैथिली शरण को देखेंगे, हरिऔध को देखेंगे, रामचरित उपाध्याय को देखेंगे, लोचन प्रसाद पांडे को देखेंगे, सियाराम शरण गुप्त को देखेंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण को, नाथूराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, लाला भगवान दीन को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, सत्यनारायण कविरत्न को, फिर स्वच्छंद काव्यधारा में श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को, माधव प्रसाद मिश्र को, गोविंद नारायण मिश्र को, गुलेरी को, सरदार पूर्ण सिंह को और आलोचना को देखेंगे। ठीक, इसके बाद है स्वच्छंदतावाद काल। इसमें है 1920 से 1940 ईस्वी। तो स्वच्छंदतावाद काल में प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को देखेंगे, उदय शंकर भट्ट के नाटक देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र का, वृंदावन लाल वर्मा का, चतुर्सेन शास्त्री का, उग्र का, इला चंद्र जोशी का, सियाराम शरण गुप्त का। फिर कहानी देखेंगे गुलेरी की, निबंध देखेंगे गुलाब राय, रघुवीर सिंह, शिवपूजन सहाय का। फिर आलोचना देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का और कृष्ण शंकर शुक्ल का। फिर आ जाएगा उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर स्वच्छंदता काल का पूर्वाभास देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन को देखेंगे, अंचल को देखेंगे, विप्लववादी और गांधीवादी काव्य देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को देखेंगे जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, सियाराम शरण गुप्त को देखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन को देखेंगे, भगवती चरण वर्मा को देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान को, दिनकर को। फिर प्रगतिवाद में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। फिर प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण सक्सेना। फिर सप्तकेतर कवि देखेंगे, मोहभंग की प्रक्रिया और नई दिशाएं देखेंगे, धूमिल देखेंगे, नवगीत देखेंगे और नवे दशक की कविताएं देखेंगे। फिर उत्तर स्वच्छंदतावाद काल का ये काव्य था। अब हम गद्य देखेंगे। तो गद्य में नाटक देखेंगे, प्रगति प्रयोग धारा, अस्क का नाटक है, माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश का नाटक देखेंगे। फिर आधुनिकतावादी और जनवादी धारा देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, प्रयोगवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, सामाजिक सांस्कृतिक मिथकीय आंचलिक उपन्यास, आधुनिकता और जनवादी धारा देखेंगे, आधुनिकता और नए उपन्यास, कहानियाँ, परंपरा का नया मोड़, रोमांटिक यथार्थ, युगीन संक्रमण और तनाव की स्थितियाँ, लेखिकाओं का संसार, चीख, छड़, मूड और मीथ, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और जीवनी में पदम सिंह शर्मा, बनारसी लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, बेनीपुरी, आलोचना में नंदुलारे वाजपेयी को, हजारी को, नगेंद्र को, मार्क्सवादी आलोचना में रामविलास शर्मा को, नामवर सिंह को
और अन्य आलोचकों को देखेंगे, सैद्धांतिक आलोचना देखेंगे, साहित्यकारों के विचार देखेंगे, आलोचना की नई दिशा, भाषिक संरचना और मूल्यवत्ता देखेंगे। तो हाँ, विषय सूची हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम देखें, अब आता है हमारा पुनर्जागरण काल। ठीक, तो हम क्या सीधे टॉपिक पे आ गए हैं। पुनर्जागरण काल तो अध्याय 1 से है, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने क्या देखा, भूमिका देख लिया। ठीक, अब भूमिका देखा, विषय सूची देखा। तो उम्मीद मुझे है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। फिर लाइव क्लास भी होती है 8 बजे 10 बजे, वहाँ भी जुड़िए। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, उसे भी पढ़िए और इसे भी पढ़िए। फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो जाती है। और मैटर की कमी नहीं है, आप लोग पढ़िए बस। ठीक, और खोजना नहीं इधर उधर, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा, बस आप पढ़िए मन से, घबराइए मत। ठीक, तो हमने देखिए आप सभी के कहने पे हमने आधुनिक वाला भी शुरू कर दिया है, ख़त्म भी करेंगे इसे। और शुक्ल जी का भी शुरू हुआ है, वो भी ख़त्म होगा। क्लास चल ही रही हैं, सब प्रश्न बना बना के यहाँ से हो ही रहा है। तो नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्लासेस का, वीडियोज़ का लिंक मिल जाए। ठीक, तो क्लास देखने के लिए, सुनने के लिए मुझे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।